हेलो फ्रेंड्स, नमामि गुरुदेवा। मैं ये प्रेजेंटेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। ये TY BSc जूलॉजी सेमेस्टर 6 मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। ये उनके थियरी पेपर 3 का टॉपिक प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसा मैंने बोला कि ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, इसलिए ये प्योरली नॉन कमर्शियल है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया मटेरियल है। इसे जो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मेरा इसके लिए कोई भी कॉपीराइट या कोई ओनरशिप नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। The amino acids are joined together by the peptide bonds. All the polypeptides which are formed this way have a N-terminal portion and have a C-terminal portion. Okay? प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए जिसमें N-terminal और C-terminal है, और वो प्रोटीन प्योर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सीक्वेंसिंग इम्प्योर प्रोटीन के साथ नहीं किया जा सकता। और प्रोटीन प्यूरिफिकेशन अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, उसके लिए बहुत मास्टरी अक्वायर करना पड़ता है। प्रोटीन के आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हमें जो प्रोटीन चाहिए सीक्वेंसिंग करने के लिए, इट हैज टू बी in the primary structure, that means in the form of linear chain of amino acids. कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, दे हैव लॉट ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने का तरीका ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ सम reducing agent, for example beta mercaptoethanol or dithiotretol, these disulfide bonds can be broken down, and once it happens, the polypeptide becomes linear, and this polypeptide can be used for sequencing if it is available in the pure form. तो अब आपको समझाएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की और ये कैसे काम करता है। देखिए, जो स्ट्रेटजी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कोई एक प्रोटीन है, उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उनको सेपरेट करके अलग अलग करना पड़ेगा। दूसरा है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर उनके बीच में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसे रिड्यूस करके तोड़ना होगा। सेकेंड इज डिटरमाइन द अमाइनो एसिड कंपोजिशन। तो टोटल पॉलीपेप्टाइड के अंदर कितना अमाइनो एसिड्स हैं अलग अलग टाइप के, उनका कंपोजिशन, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड का अमाइनो एसिड कंपोजिशन अलग से डिटरमाइन करना पड़ेगा। And if these polypeptides are large enough in the size, then they can be first fragmented into small fragment, and then individual fragment can be taken for sequencing. And once the sequencing is completed, then we can compare the overlaps of the different set of fragments to find the to find the sequence of the entire protein. Okay, अब देखते हैं कि ये किसने किया और कैसे शुरू हुआ। यहाँ देखिए, फिर से आपको दिखाया गया है कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि हमने जैसा बताया कि प्रोटीन जिसका हमें सीक्वेंसिंग करना है, इट हैज टू बी इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इन द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म। देखिए, यहाँ पर एक अमीनो टर्मिनल होता है इनके पास और एक कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। ये देखिए, अमीनो टर्मिनल एक्सटेंडेड फॉर्म में और एक कार्बोक्सी टर्मिनल। यही दो फ्री रिएक्टिव ग्रुप्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जाहिर है इन्हीं को एक्सप्लॉइट करके हमें प्रोटीन सीक्वेंसिंग करनी होती है। ठीक है, आगे। तो जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड है। वन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सैंगर, हेंस इट इज कॉल्ड एज सैंगर्स मेथड। द अदर वन वाज डिस्कवर्ड बाय एडमैन, that's why it is called as Edmonds method.
सैंगर बहुत ही महान केमिस्ट थे जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला। एक बार डीएनए का सीक्वेंसिंग डिस्कवरी करने के लिए और एक बार प्रोटीन का सीक्वेंसिंग डिस्कवर करने के लिए। एडमैन जो थे उन्होंने भी, वो भी बहुत अच्छे केमिस्ट थे और इसीलिए इन दोनों लोगों ने प्रोटीन का सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप कर पाए। मैंने जब दोनों का स्ट्रेटजी स्टडी किया तो मुझे ये समझ में आया कि दे both have used some common strategy, and that common strategy is that first they label the N-terminal amino acid of a polypeptide, then with the help of chemicals they release that labeled amino acid. Third, that amino acid is detected to find out its identity, and the last, it is arranged in a order to generate the complete sequence of a protein. ठीक है, आगे देखते हैं कि सैंगर ने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया। सैंगर का स्ट्रेटजी ऐसा था कि ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने समझाया कि जो अमीनो एसिड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड अल्फा अमीनो एसिड और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बनता है। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड टू generate a dipeptide, and these two are connected together by a peptide bond. He was the first person to suggest that stepwise release and identification of amino acid can be done starting from the N terminus of a polypeptide. तो इन्होंने पहली बार समझाया कि N terminus से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अमीनो एसिड्स को निकाला जा सकता है और उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने जो रिएजेंट यूज किया उसे कॉमनली कहा जाता है FDB, दैट इज फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन। FDB हमेशा अमीनो टर्मिनल के साथ में ही रिएक्शन करता है, अमीनो ग्रुप के साथ में जो कि अमीनो टर्मिनल पे होता है अमीनो एसिड के। ये एक येलो कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसे बड़े ही आराम से जेल क्रोमेटोग्राफी करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कंपेयर और उसे दूसरे जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं उनके साथ में कंपेयर किया जा सकता है। देखिए ये है सैंगर्स मेथड। जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि वो एक रिएजेंट यूज किए जिसका नाम था सैंगर्स रिएजेंट, जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म है 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। इट रिएक्ट्स विद द अमीनो नाइट्रोजन। ये देखिए ये है वो अमीनो नाइट्रोजन जो कि इस ऑलिगोपेप्टाइड के एन टर्मिनस पे मौजूद है। ऑलिगोपेप्टाइड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 अमीनो एसिड्स आपको सामने दिख रहे हैं। 4 में से जो पहला है उसका अमीनो ग्रुप अमीनो टर्मिनल पे ये रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया है कि अमीनो ग्रुप जो होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है और यहाँ पे बेंजीन का जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल and the leaving group, which is fluorine here, this leaving group leaves this place and the bond is established between this carbon and this nitrogen. Okay, तो देखिए यही हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में और ये सब कुछ होता है एसिडिक कंडीशन में, आई एम सॉरी बेसिक कंडीशन में ये सब होता है। लगभग पीएच जो होता है वो 8 के आसपास होता है, पीएच 8 पे ये सब कार्रवाई होती है और 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ में ये देखिए पॉलीपेप्टाइड अटैच हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा हैंड ड्राइंग से समझाऊंगा कि कैसे ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे, सो दिस इज द 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन फ्लोराइड। दिस फ्लोरीन ग्रुप इज ए easily removable group and this carbon is an electrophile here. So this carbon is attacked by the nucleophile, which is amino group of the N-terminal amino acid. Now what do they form? They form a transient structure over here. This transient structure is soon stabilized in the form of a 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। इसमें जो ये एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन है जो अमीनो ग्रुप के साथ में पहले जुड़ा हुआ था, दिस हाइड्रोजन इज टेकन अवे बाय द फ्लोरीन विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ओके, तो वहाँ तो इस तरीके से ये FH बना देता है या HF बना देता है और जो पॉलीपेप्टाइड है वो पूरी तरीके से 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ में अब देखिए ये अटैच हो चुका है। ओके,
So this step is called as labeling step or first step of Sanger's method of protein sequencing. The second step here, the major step is hydrolysis. तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है. दैट मीन्स जितने भी इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं उन सब को अलग अलग कर दिया जाएगा. ओके तो सारे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को अलग अलग करने के लिए उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है. एसिड हाइड्रोलिसिस at around 6 normal HCl and for 24 hours at 110 degrees Celsius. सोचिए 110 डिग्री सेल्सियस और 24 आवर्स के लिए एसिड में which is about 6 normal HCl. So very harsh condition in which this reaction take place, and in this reaction all these peptide bonds in the polypeptide are broken and individual amino acids are released free. But the first amino acid which was joined with the 2,4-dinitrophenyl remain intact. So this bond is not broken by the acid hydrolysis. Now this labeled amino acid can be separated on gel chromatography. It can be compared with a standard and its identity can be determined. So these are the steps of Sanger's method. Now this method has been modified. Modify कैसे किया, इसको जरूरत क्या थी मॉडिफाई करने की, क्योंकि जो Sanger's मेथड है वो उसकी सेंसिटिविटी कम है. तो उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए एक दूसरा केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम है डेंसाइल क्लोराइड. सो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन की जगह पे डेंसाइल क्लोराइड यूज किया गया. देखिए 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन फ्लोराइड में फ्लोरीन था और इसमें क्लोरीन है. ये भी एक बहुत आसानी से रिमूव होने वाला ग्रुप है और यहाँ पर भी वही होगा न्यूक्लियोफाइल वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल अटैक. तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल ऑफ अमाइनो एसिड और ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल. ओके इनके बीच में रिएक्शन होगा और ये सल्फर के साथ में ये अमीनो टर्मिनल ज्वाइन हो जाएगा डेंसाइल क्लोराइड के साथ में, है ना. देखिए कैसे होता है ये काम. ये है डेंसाइल क्लोराइड. डेंसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अ पॉलीपेप्टाइड चेन. Again the medium is basic. Here also the medium has a pH which is 8.0. okay 8.0 pH पे ये reaction होगा और डेंसाइल क्लोराइड gets attached with the polypeptide to make densyl polypeptide complex. Now what they do, they change the pH. बेसिक के जगह पे एसिडिक pH कर देंगे. एसिडिक pH होते ही क्या होगा, ये सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के बीच में, ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड देखिए यहाँ पे टूट जाते हैं, पर वो बॉन्ड नहीं टूटता जो कि डेंसाइल क्लोराइड और अमाइनो एसिड के बीच में बना था. तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, लेबलिंग हो गया एन टर्मिनल अमाइनो एसिड का. एंड दिस लेबल्ड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड can be subjected to chromatography. It can be compared with the standard amino acids taking their RF value and molecular weights, and then its identity can also be determined. तो ये है Sanger's मेथड जो दो तरीके से किया जाता है. डेंसाइल क्लोराइड यूज करने के पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि ये 100 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव मेथड है इन कंपैरिजन टू 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन. आगे बढ़ते इसका एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, इंसुलिन का सीक्वेंसिंग. इंसुलिन वाज द फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड टू बी सीक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर एंड दैट इज व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज. जैसा कि आप जानते हैं इंसुलिन एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये 51 अमाइनो एसिड दो चैन में बटे होते हैं, ए चैन और बी चैन. ए चैन में 21 अमाइनो एसिड और बी चैन में 30 अमाइनो एसिड. नाउ लेट अस सी हाउ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बी चैन ऑफ इंसुलिन वाज डिटरमाइंड बाय फ्रेडरिक सेंगर. यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये है प्री प्रो इंसुलिन, है ना. प्री प्रो इंसुलिन का मतलब है दिस पॉलीपेप्टाइड अंडरगोज मॉडिफिकेशन दैट इज क्लीवेज टू जनरेट अ मैच्योर इंसुलिन हार्मोन. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पार्ट दिख रहा होगा आपको, इसका नाम लिखा हुआ है सिग्नल पेप्टाइड, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है. एक और पार्ट आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जिसका नाम है सी पेप्टाइड. ये सी पेप्टाइड भी रिमूव कर दिया जाता है.
बाद में ये जो कुछ बच गया, ये देखिए ए चैन और ये बी चैन, इन ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और यही होता है मैच्योर इंसुलिन हार्मोन। तो फ्रेडरिक सेंगर ने जब ये बी चैन आइसोलेट किया, मैंने आपको बताया पहले प्रोसीजर कैसे इसको आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई किया जाएगा, प्यूरिफाई करने के बाद उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा और बी चैन को सेपरेट कर लिया जाएगा। इस बी चैन को जब उन्होंने पेप्सिन से क्लीव किया, एंजाइम पेप्सिन, आप जानते होंगे पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, पेप्सिन इज फाउंड इन आवर स्टमक एंड इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड इट क्लीव्स द प्रोटीन इनटू द फ्रैगमेंट्स। तो जब इसको पेप्सिन से कट किया गया तो देखिए 4 फ्रैगमेंट मिले, एक 11 अमीनो एसिड का, एक 4 अमीनो एसिड का, एक 7 अमीनो एसिड का और एक 5 अमीनो एसिड का, और इन सभी को उन्होंने सीक्वेंस किया यूजिंग दी सेंगर्स मेथड। सीक्वेंस करने के बाद उनको समझ में आया कि जो पहला अमीनो एसिड इस फ्रैगमेंट का दिख रहा है वो फिनाइल एलानिन है ना, देखिए यहाँ पर भी ये फिनाइल एलानिन है, और इसमें भी जो पहला 11 अमीनो एसिड का जो फ्रैगमेंट निकला उसमें फिनाइल एलानिन। देखिए क्या किया उन्होंने, पेप्सिन कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस गेव 4 पेप्टाइड्स। ओके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। उसी रिएक्शन में 4 और पेप्टाइड मिले थे जो कि बहुत ही छोटे छोटे थे इन कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, इसमें 11 था, 4 था, 7 था, ये सभी छोटे छोटे थे, 4 और 5 के मैक्सिमम अमीनो एसिड्स के ऑलिगोपेप्टाइड्स थे। जब सब सीक्वेंसिंग उन्होंने कर लिया तो सीक्वेंसिंग काम बचता है उसको ठीक से अलाइन करना। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था पहले के स्लाइड में कि ऑर्डरिंग और प्रॉपर पोजिशनिंग, तो ये है पहला फ्रैगमेंट। अब ये देखिए पहला फ्रैगमेंट एंड्स विथ HL, है ना, तो हमें ये देखना होगा कि जो बाकी पॉलीपेप्टाइड मिले उसमें से कौन सा ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर HL है। तो देख रहे हैं यहाँ पे HL है, तो इसका मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड था ये फर्स्ट था और ये वाला जो पेप्टाइड था सेकेंड। सेकेंड में आप देखेंगे सेकेंड एंड्स विथ LV एंड द थर्ड स्टार्ट्स विथ LV, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग सीक्वेंस। ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस के मदद से हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड का ऑर्डर किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, तो इन सब का तो मिल गया था, पर एक बीच का फ्रेगमेंट अभी भी मिसिंग था, मतलब जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट था और उसके जो पहले वाला फ्रेगमेंट था जो 7 अमीनो एसिड का फ्रेगमेंट था, इन दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं। तो जब उन्होंने बी चेन को ट्रिप्सिन से कैटालाइज किया, ट्रिप्सिन से क्लीव किया, तो ट्रिप्सिन से कट करने के बाद एक 7 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड जनरेट हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने ओवरलैपिंग किया तो पता चला कि उसका जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस था वो तीसरे और चौथे के बीच का था। तो इस तरीके से वो देखिए वो समझ गए कि टोटल अमीनो एसिड सीक्वेंस बी चेन का क्या था। तो ये पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस देखिए बी चेन का इस तरीके से डिटरमाइन कर लिया गया बाय यूजिंग द ओवरलैपिंग सीक्वेंस कंपैरिजन मेथड। ए चेन का डिटरमाइन किया, और डिटरमाइन कर लेने के बाद उन्होंने पूरा जो बोवाइन का इंसुलिन था उसका कंप्लीट अमीनो एसिड स्ट्रक्चर उन्होंने प्रोड्यूस किया, एंड फॉर विच ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। तो ये हो गई बात सैंगर्स मेथड ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस। बढ़ते हैं अगला मेथड जिसको कहते हैं एडमंड डिग्रेडेशन मेथड। जैसे सैंगर ने यूज किया था 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, इस तरीके से एडमंड ने यूज किया एक अलग जिसका नाम था कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये देखिए ये है साइनाइड, अगर इस साइनाइड में यहाँ पे H होता तो ये साइनाइड होता, अगर इसको आप H बना देते तो ये साइनाइड होता, पर यहाँ पे S है तो ये हुआ थायोसाइनेट, and this thiocyanate is attached to a phenyl group, hence it is called as phenyl isothiocyanate. The method of Edman degradation is used for N-terminal amino acid sequencing. It can be done for sequentially, इसको लगातार करते रह सकते हैं, बट मैक्सिमम 20 और 100 अमीनो एसिड्स, 20 से लेके 50 तक के अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस डिटरमाइन किया जा सकता है, और कुछ पाइकोग्राम और नैनोग्राम में भी अगर प्रोटीन है क्वांटिटी में
that is more than sufficient for this kind of reaction. Now it has been automated. अब ये automated है, अपने automatically किया जा सकता है मशीन के द्वारा. Sanger's method was not automated. तो स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है, अगर कोई प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है तो उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में है तो सेकेंडरी में करो, क्वाटरनरी में है तो भी सेकेंडरी में करो, और इवेंचुअली सब सारे प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, और इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड को सेपरेट करिए. सेपरेट करने के बाद, प्यूरिफाई और सेपरेट कर लेने के बाद उसको फ्रेगमेंटेशन करिए. फ्रेगमेंटेशन मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं. अगर वो प्रोटीन बहुत बड़ा है साइज में तो इट कैन बी फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल साइज. नाउ द सेकेंड स्टेप इज लेबलिंग. सो लेबलिंग करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट विच इज एडमेंस रिएजेंट, उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा. और लेबलिंग करने के बाद उसको रिलीज किया जाएगा या उसे क्लीव किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट these labeled amino acids will be identified or will be detected with the help of chromatography, and the step can be repeated 2, 3, 4 because as I mentioned this process is sequential process. तो देखिए ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन. इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में बाय डीनेचुरेशन, बाय क्रिएटिंग द डीनेचुरेशन कंडीशन. इस पॉलीपेप्टाइड को हाई पीएच पे, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे पीएच 8 ही इस्तेमाल होगा, जैसा कि आपने देखा था सेंगर मेथड में भी यूज हुआ था. हाई पीएच पे इसको मिक्स किया जाएगा इस एडमेन रिएजेंट के साथ विच इज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट. नाउ दिस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट रिएक्ट्स विथ एन टर्मिनल अमीनो एसिड. It reacts specifically with amino group of N-terminal amino acid. Why? क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो जाहिर है इनके बीच में रिएक्शन होता है और एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है. अब इस कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान से देखिए, ये जो कलर दिखाया गया है ये पूरा कलर फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का है, और ये जो है ये आपका पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे आया है. ये पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल रीजन हो गया, ये उसका अल्फा कार्बन हो गया, और ये उसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल हो गया. तो ये सारी चीजें उसके साथ में ज्वाइन हो गई हैं. ये एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है सिंगल. तो बाकी अमाइनो एसिड का क्या हुआ? बाकी अमाइनो एसिड लो पीएच पे क्लीव होकर के या कट होकर के अलग हो जाते हैं. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड अलग अलग नहीं होते, वो आपस में जुड़े रहेंगे. खाली जो पहला एन टर्मिनल अमाइनो एसिड था फर्स्ट, सिर्फ वही अलग होता है. अब जो दूसरा था सेकेंड वाला था वो बन गया फर्स्ट, और फर्स्ट वाला यहाँ आ गया. तो नाउ दिस कैन फर्दर अंडरगो द सेम रिएक्शन. इस पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जा सकता है. इस पॉलीपेप्टाइड में फिर से फिनाइल आइसोथायोसाइनेट डालेंगे, फिर से वो फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव बनाएगा, और फिर से वो फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलिनो थायाजोलिनोन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू. ठीक है. लो पीएच पे फर्दर एक चेंज होता है इस थायाजोलिनोन कॉम्प्लेक्स में. इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल थाया हाइड्रोडेंटाइन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, एंड इट इज दिस रेसिड्यू व्हिच इज आइडेंटिफाइड बाय क्रोमेटोग्राफी. अब देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा और सीक्वेंशियल केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए ये है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये वो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ, और ये अमीनो नाइट्रोजन है जो कि न्यूक्लियोफाइल है. जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो आप देखिए एक ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इधर से आया हुआ है, और ये उसका अमीनो टर्मिनल है जो कि यहाँ इस कार्बन के साथ, थायोसाइनेट के कार्बन के साथ में ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, और ये जो सल्फर है ये टॉटोमराइज्ड स्टेट में चला गया है. अब अगली स्टेप में क्या होता है कि ये सल्फर अमाइनो एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके पास में आ जाता है. तो इनके बीच में रिएक्शन होता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट होता है विच इज अ 5 member ring. ऑलराइट, दिस 5 member ring at low pH, especially in the presence of HF, it further undergoes the formation of
thiazolene, and this thiazolene, now you see here it has a phenyl isothiocyanate and it has this amino acid which is connected here. ये देखिए अमीनो एसिड का ये अमीनो ग्रुप हो गया, ये साइड चेन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, है ना, और ये उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया या कार्बोनिल ग्रुप। तो अब क्या करना है, सिर्फ इतने को यहाँ से रिमूव करके, इस साइड चेन को यहाँ से रिमूव करके, और इसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो पूरा अमीनो एसिड आइडेंटिफाई हो जाएगा। जो बचा हुआ पॉलीपेप्टाइड था वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंशियल अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग मेथड है। सो रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसीजर इज द बेसिस ऑफ एडमन सीक्वेंसिंग मेथड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये उसी चीज को समराइज किया गया है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, 5 अमीनो एसिड है, 5 में से पहले को लेबल किया इन्होंने विद द हेल्प ऑफ फेनाइल आइसोथायोसाइनेट। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, पहला रिलीज हो गया और बाकी 3, 4, 5 आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उनको सेकेंड को लेबल किया, सेकेंड को लेबल किया तो 3, 4, 5 बच गया, फिर थर्ड को लेबल करेंगे। तो इस तरीके से ये जो रिलीज होता जाएगा इसको आइडेंटिफाई करते जाएंगे और उसका सीक्वेंस नोट करते जाएंगे। तो ये हुआ एडमन डिग्रेडेशन मेथड। पर इस एडमन डिग्रेडेशन मेथड की एक कमजोरी है। कमजोरी क्या है कि कई बार कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें एसिटाइलेशन हुआ रहता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कॉल्ड एज एसिटाइलेशन, ये हुआ रहता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को ये सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक ग्रुप मौजूद है जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। दूसरा पायरोग्लूटामिक एसिड जो है, आप देखिए पायरोग्लूटामिक एसिड में जो अमीनो ग्रुप है वो NH2 फॉर्म में नहीं है, वो इम्यूनो फॉर्म में है NH, इसलिए यहां पर भी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसी दो कंडीशन में ये काम नहीं करता एडमन डिग्रेडेशन मेथड। नाउ समरी आप देखिए कि हमने आपको 3 चीजें समझाई। सेंगर्स मेथड समझाया जिसमें उन्होंने 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन रिएजेंट यूज किया और उन्होंने जो भी labeled material था it was extracted with the organic solvent and identification was carried out using chromatography. इसी मेथड को मॉडिफाई किया गया यूजिंग डेंसाइल क्लोराइड मेथड विच इज मोर सेंसिटिव, क्योंकि डेंसाइल क्लोराइड एक फ्लोरेसेंट डेरिवेटिव है तो इसलिए ये 100 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव मेथड माना जाता है, और अदरवाइज इसका बाकी सब चीजें सेंगर्स मेथड के जैसी ही है। तीसरा हमने आपको समझाया एडमन डिग्रेडेशन मेथड, जिन्होंने फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को यूज किया लेबलिंग के लिए और उसके बाद एन टर्मिनल अमीनो एसिड को लेबल किया और इसमें सीक्वेंशियल आइडेंटिफिकेशन हुआ एन टर्मिनल अमीनो एसिड का, एंड इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम 30 to 60 अमीनो एसिड्स इन वन गो। अब एक लास्ट जो बचती है वो ये है कि सी टर्मिनल अमीनो एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको हमने समझाया अभी जो दोनों प्रोसेस इट वाज फॉर एन टर्मिनल अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द सी टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ द अमीनो एसिड। तो उसके लिए सिंपल एक तरीका डेवलप्ड है, उसको कहते हैं हाइड्राजिनोलाइसिस प्रोसीजर। हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, एक जो पॉलीपेप्टाइड या ऑलिगोपेप्टाइड है उसके कार्बोक्सी टर्मिनल से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजीन NH2 ओके, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉयल किया जाएगा। हाइड्रोजीन क्या करता है, इस हाई टेम्परेचर पे कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और सी टर्मिनल अमीनो एसिड को बाइंड कर जाता है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, और इसको बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद ये अलग हो जाता है और इसे आप क्रोमेटोग्राफी करके इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड था, एंड सेम वे इट कैन बी रिपीटेड विद द अदर अमीनो एसिड। एक दूसरा तरीका है सी टर्मिनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का, वो है बाय यूजिंग द एंजाइम्स। जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एक ऐसा एंजाइम है जो अरोमेटिक अमीनो एसिड्स को सी टर्मिनल एंड से रिमूव करता है। So we can subject a polypeptide with carboxypeptidase A and we can come to know that what is there in the C terminal end. Similarly, carboxypeptidase B, which cleaves the lysine, arginine and amino acids with neutral side chain in the C terminal region. And lastly, carboxypeptidase C, which cleaves with less specificity but it cleaves the proline. तो अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड में लास्ट अमीनो एसिड प्रोलीन है तो उसको इस पेप्टिडेज से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोटीन सीक्वेंसिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो
तो आप अपने टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक को रेफर करिए, टीचर्स ने जो पढ़ाया वो नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद।